हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिमरन फ्रॉम स्टडी पॉइंट बाय सीमिया। जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जीके फॉर ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, जैसे कि बीएसटीसी, वनपाल वन रक्षक, राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम और राजस्थान एलडीसी एग्ज़ाम, चाहे कोई भी हो, रीट हो, आरएस हो, चाहे कोई भी, राजस्थान जीके कॉमन है जो कि आना है। तो राजस्थान जीके के अंदर जो कि आपको पता है, हम पढ़ रहे हैं कुंभा की उपलब्धियाँ, उसके इस्लाह कौन कौन सी थी, उसके संगीत में क्या भूमिका थी, विद्या के प्रति क्या अनुराग था, वो सारी चीज़ें। तो पहले हमने उनकी उपाधियाँ, उनकी स्थलाकृतियाँ सारी देख ली। अब हम देखते हैं कुंभा द्वारा संगीत पे रचित जो ग्रंथ है, कौन कौन के उनके ग्रंथ थे, कौन कौन से विद्वान रहते थे, कौन कौन से कलाकार रहते थे, वो सारे हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो में हम जो कि कुंभा का सारा डिटेल से पढ़ के इनका चैप्टर क्लोज करेंगे। तो कुंभा द्वारा संगीत पर रचित कौन कौन से ग्रंथ, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर और सूड प्रबंध, ये क्या थे कुंभा के रचित ग्रंथ। किस पे? संगीत पे। फिर कुंभा द्वारा रचित सर्वाधिक सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा? संगीत राज सबसे बड़ा ग्रंथ। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, आप याद रखिएगा। और इनके कौन कौन से ग्रंथ, ये भी, जिसमें क्या नृत्य, संगीत, वाद्य और गीत, तीनों विधाओं का वर्णन किसमें मिलता है? संगीत राज में मिलता है। और इसी संगीत राज के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। ये हैं किसके? संगीत राज के 5 भाग हैं। और इन 5 भाग को क्या कहते हैं? सार्थक रूप में रत्न कोश कहते हैं, क्योंकि ये क्या है? सारी रत्न कोश हैं, लेकिन अलग अलग विधाओं के हैं। रसिक प्रिया कुंभा द्वारा जयदेव गीत गोविंद की टीका है, ये भी कुंभा द्वारा रचित है। और कुंभा ने चंडी शतक टीका भी लिखी थी। अब मैं आपको जो कि आपके रसिक प्रिया हैं, रसिक प्रिया हो गई। अब सूड प्रबंध की ओर चलते हैं कि सूड प्रबंध का क्या है। तो सूड प्रबंध, इसमें क्या है? गीत गोविंद, पदों का राग एवं ताल संबंधी विवरण। यानी कि सूड प्रबंध में क्या क्या है? गीत गोविंद, पदों का राग और ताल संबंधी विवरण किसमें है? सूड प्रबंध। और सूड प्रबंध क्या है? कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ। अब बात आती है कामराज शार, ये किसका है? काम शास्त्र से संबंधित कुंभा का ग्रंथ। कुंभा ने लिखा, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? काम शास्त्र से संबंधित है। ये सारे कुंभा के ग्रंथ और अन्य ग्रंथों में नाम आते हैं, जैसे कि, वैसे सारे याद रखने ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना लॉन्ग पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सिक्योर रहेंगे। इसीलिए मैं आपको लॉन्ग वे में बता रही हूँ कि क्योंकि कहते हैं ना कि जब भी हम शॉर्ट रास्ता चूज़ करते हैं तो वो हमेशा गलत होता है। तो अन्य ग्रंथों में क्या है? संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका और संगीत मीमांसा, ऊपर जो पहले बताया था। और उसी के साथ में नवीन गीत गोविंद, गीत गोविंद और राजवर्णन, और भी सारे थे आदि। ये कुंभा के अन्य जो कि ग्रंथ थे। अब है कुंभा के दरबार में रहने वाले विद्वान और कलाकार। तो सूड प्रबंध, गीत गोविंद का पदों का राग, कामराज शार, काम शास्त्र से संबंधित अन्य ग्रंथ हो गए। अब हम देख लेते हैं कुंभा के जो दरबार, कहते हैं ना कि दरबारी कवि, दरबारी विद्वान कौन कौन से थे, वो हम जो कि देख लेते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। क्वेश्चन आ सकता है कि एक दरबारी कवि किसके काल में थे, किसके दरबारी कवि थे, तो क्या बताओगे जब पता ही नहीं होगा। तो सबसे पहले कुंभा
के आश्रित विद्वान तथा कलाकार। कौन कौन से विद्वान और कलाकार इनके दरबार में इनके द्वारा आश्रित थे? तो सबसे पहले थे श्री कान्ह व्यास। ये कुंभा के दरबारी कवि भी थे और इनकी पर्सनल इनके व्यक्तित्व था कि ये संगीतज्ञ भी थे, ये संगीत भी गाया करते थे। लेकिन कुंभा के क्या थे? ये दरबारी कवि थे। और फिर बाद में आती है एकलिंग महात्य के रचयिता भी थे। तो सबसे पहले कान्ह व्यास कुंभा के दरबारी कवि और एकलिंग महात्य के रचयिता। तो क्वेश्चन बन गया, कुंभा का दरबारी कवि कौन और एकलिंग महात्य के रचयिता कौन? फिर है श्री सारंग व्यास। ये कौन थे? कुंभा के संगीत गुरु, जो कुंभा को संगीत सिखाते थे। और इस संगीत सीख के कुंभा ने संगीत पे इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतने सारे रत्न कोश लिख दिए। तो इनकी सबसे बड़ी देन किसकी है? सारंग व्यास की। यदि कोई शिष्य आगे बढ़ता है तो नाम शिष्य से पहले गुरु का लिया जाता है, क्योंकि उसको आगे बढ़ाने वाला वो गुरु है। तो हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा गुरु, एक ऐसा गाइडर होता है जो हमेशा सपोर्ट करता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपको आपका गाइडर सपोर्ट कर रहा है और यदि कोई तीसरे पर्सन, चाहे भले आपके फैमिली में से क्यों ना हो, यदि वो आपको सलाह देते हैं कि वो आपको गाइड कर रहे हैं, वो या तो गलत कर रहे हैं या फिर आपके गाइडर गलत हैं, तो आप उनकी कभी नहीं सुने। आप अपने आप से पूछे कि वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, वो सही है या नहीं। यदि आपको लगता है कि वो सही है तो आप उनकी गाइड से हमेशा उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते रहें। और जब आप सक्सेस होंगे ना, तब सबसे पहले आपके पास आएंगे नहीं लोग कि आप सक्सेस हो गए। सबसे पहले आपके गाइडर के पास जाके कहेंगे कि आज आपका शिष्य, आप उसको जो भी मानते हो, चाहे गाइडर सन या डॉटर मानते हो, चाहे उसे अपना शिष्य ही मानते हो, चाहे सन डॉटर कुछ भी मानते हो, क्योंकि जब पहले गाइडर करता है ना, तो सबसे पहले शिष्य का रिश्ता होता है, लेकिन बाद में सन एंड डॉटर का भी रिश्ता हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी अपने गाइडर को अपना पापा मानती हूँ। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने गाइडर की ना मानो, वो गलत हैं, ऐसे वैसे, लेकिन आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैंने पूरा आंकलन किया और वो मुझे 5 साल से गाइड कर रहे हैं। इसलिए आपके जो भी गाइड हैं, आप गाइडर हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, आपकी मदर हो, चाहे कोई और भी व्यक्ति हो, यदि आपको कह रहा है, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ो। यदि आप उससे गाइड नहीं लोगे, उससे नहीं सीखोगे, उसके आदर्शों पे नहीं चलोगे, तो आप तो पीछे रह जाओगे। और लोग यही चाहते हैं, इसलिए आप हमेशा अच्छी गाइड का आंकलन करें, अच्छी गाइड से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि दुनिया की ना सुने। जेलसी तो अपने भाई बहनों में भी हो सकती है, वो भी आपसे जेलस हो सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुने, अपने आप की सुने। इसलिए जब कुंभा संगीत में आगे बढ़े तो नाम कुंभा का नहीं, कुंभा से पहले उनके संगीत गुरु सारंग व्यास का हुआ। इसलिए कुछ ऐसा करें अपने गाइडर के लिए, कुछ ऐसी जगह बनाएं ताकि जब कोई पूछे तो आपसे पहले उनको बधाई दी जाए कि आपको बधाई हो, आपने जिसको गाइड किया आज वो यहाँ पे है। सो आई होप आपको समझ आया होगा मैंने जो भी कहा होगा। तो सारंग व्यास कुंभा के क्या थे? संगीत गुरु थे। फिर थे अत्रि भट्ट। कौन? अत्रि भट्ट। ये थे कवि और संस्कृत के विद्वान भी थे। कवि तो थे ही थे और संस्कृत के भी महान विद्वान। कवि तो होना बात लॉजिकली है ही है, लेकिन ये संस्कृत के महान ज्ञाता थे। तो सोच लो कुंभा को इनसे भी बहुत सारी मिली। अब देखिए हम सारे इन लोगों के नाम क्यों पढ़ रहे हैं? कुंभा का तो पढ़ रहे हैं, कुंभा शासन थे, लेकिन इनके गुरुओं का नाम क्यों पढ़ रहे हैं? कान्ह व्यास, सारंग व्यास। क्योंकि कुंभा को आगे उपलब्धियां दिलाने वाले, कुंभा को आगे बढ़ाने वाले ये हैं। ये नींव की ईंट है और कुंभा उनसे बना हुआ एक पौधा है। इन्होंने कुंभा को एक पौधे का रूप दिया है। इसलिए अपनी नींव, अपने बीज, जो अपना बीज बोता है, अच्छे काम के लिए जो बीज बोता है, उसको कभी ना बोले, उसके साथ हमेशा रह के अच्छा कार्य करें। तो अत्रि भट्ट कवि व संस्कृत के महान विद्वान थे।
और ये क्या थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार। और क्या थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचनाकार भी कौन थे? अत्रि भट्ट। अब है महेश भट्ट। तो महेश भट्ट जो कि अत्रि के पुत्र और कीर्ति स्तंभ के जो शेष भाग है, पहले तो आधे भाग के तो कौन रचनाकार थे? इनके पिता अत्रि भट्ट। महेश भट्ट इसके आधे भाग के रचनाकार और इनके कुंभा के शिल्प शास्त्र के ज्ञाता मंडन। तो मंडन शिल्प शास्त्र के ज्ञाता, महेश भट्ट और अत्रि भट्ट कीर्ति स्तंभ के रचनाकार, सारंग व्यास इनके संगीत गुरु और काहन्न व्यास इनके जो कि दरबारी कवि और संगीतज्ञ थे और एकलिंग महामात्य के रचयिता। अब बताते हैं कुंभा के जीवन के जो जैन आचार्य थे कौन कौन से थे, यानी कि जैनियों ने से भी इन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो कुंभा के प्रसिद्ध जैन आचार्य जी, तो कुंभा के प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन कौन से थे वो भी आपको पता होना चाहिए। मानते हैं कि इतना डीपली नहीं पूछते, लेकिन फिर भी हमें पढ़ने में क्या जाता है, तो पढ़ना जरूरी है। तो है सोमदेव सुंदर सूरी, ये क्या है? जैन आचार्य। फिर है माणिक्य, फिर है मुनि सुंदर, माणिक्य, मुनि सुंदर और भुवन कीर्ति, भुवन कीर्ति भी है। और फिर है जय शेखर सूरी, जय शेखर सूरी। सोमदेव सुंदर सूरी, माणिक्य हो गया और मुनि सुंदर हो गया, भुवन कीर्ति हो गए और फिर सोम सुंदर और एक खाली सूरी। ये आदि क्या थे? कुंभा के प्रसिद्ध जैन आचार्य, इनके काल के जैन आचार्य, जिनसे कुंभा ने कुछ सीखा जरूर था। जिससे सीखा उनका नाम जरूर आएगा। कहते हैं ना, जिसकी लाइफ का सक्सेस पॉइंट आता है तो वो बताता है ना कि मेरी सक्सेस में किसका हाथ था। तो कुंभा की सक्सेस में जिनका हाथ है उन सब के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और कुंभा के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? राणा कुंभा के काल को भारतीय कला के इतिहास, भारतीय इतिहास नहीं, भारतीय जो कला है, कला के इतिहास का स्वर्ण काल, कला के इतिहास का स्वर्ण काल राणा कुंभा के काल को माना जाता है। फिर है कि कुंभा जो कि कुशल वीणा वादक भी थे और उसी के साथ में नाट्य शास्त्र के ज्ञाता थे। नाट्य शास्त्र के ज्ञाता थे कौन? कुंभा। इसलिए इनको नव्य भारत भी कहा जाता था। नव्य भारत किसको? कुंभा को। क्यों? क्योंकि ये नाट्य शास्त्र के ज्ञाता जाने जाते थे। फिर कर्नल जेम्स टोड ने क्या युक्ति बताई? शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि इनमें महाराणा हमीर की शक्ति और लाखा का कला प्रेम नजर आता है। किसमें नजर आता है? राणा कुंभा में राणा हमीर की शक्ति और लाखा का कला प्रेम नजर आता है। तो ये हो गया
कि सबसे पहले जैन आचार्य कौन कौन, काल को क्या कहते हैं, नाट्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण नव्य भारत कहते हैं, और कर्नल जेम्स टोड ने कुंभा में हमीर की शक्ति और लाखा का कला प्रेम प्रदर्शित किया है। अब कुंभा के काल के जो सिक्के हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से सिक्के थे। कुंभकालीन सिक्के, तो कुंभकालीन सिक्के ये थे 5 प्रकार के, 5 प्रकार के तांबे के सिक्के। कुंभकालीन जो सिक्के थे 5 टाइप्स थे, वो भी किसके थे, कॉपर्स कॉइन्स थे, यानी कि तांबे के सिक्के थे, जिनमें 4 सिक्के किसके मिले, कविराज श्यामल दास को, कविराज श्यामल दास को मिले कितने, 4 सिक्के, और 5वां सिक्का मिस्टर प्रिंसेप को मिला, मिस्टर प्रिंसेप। तो 4 सिक्के तो किसको मिल गए, कविराज श्यामल दास को, और 5वां मिस्टर प्रिंसेप।